नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज वर्स यूट्यूब चैनल पर, जहां जादुई कहानियां, एक्शन और रोमांच से भरपूर कहानियां हैं। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट में हमें बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए टेलीग्राम से जुड़े और लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज हम लेकर आए हैं द बिलियनियर मिरेकल सिस्टम की नई कड़ी, एपिसोड 38। अगर आपने पहले के एपिसोड मिस कर दिए हैं तो जाकर जरूर देखें और इस सफर में हमारे साथ बने रहें। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का रोमांचक एपिसोड। एपिसोड 38। समझ गया। मैं तकनीकी विभाग को आपकी विशेषाधिकारों को समायोजित करने के लिए सूचित करूंगा, तियान यान ने कहा। ठीक है, अपने लोगों को इसे करने के लिए कहो। इसके बाद अभय ने फोन रख दिया और काम करने के लिए तैयार हो गया। 2 घंटे बाद अभय को 4 ऑर्डर मिले, जिसमें से 3 4 स्टार और एक 3 स्टार रेटिंग मिली। चारों ने सोचा कि कार उबर की है और नहीं समझा कि यह अभय की है। दूसरी पीढ़ी के नवधनिक ने ऐसा नहीं दिखता था और उसे केवल एक ड्राइवर के रूप में ही देखा गया। उसे यात्राओं के लिए कोई बोनस नहीं मिला। अभय ने साइड किया और अपने आप से कहा, लगता है उबर चलाना भी कोई अच्छा काम नहीं है। 5 स्टार रेटिंग पाना काफी मुश्किल है। उसने समय देखा और देखा कि शाम के 4 बज चुके हैं। नैना काम से निकलने वाली थी, इसलिए उसे लेने जाना था। उसके पास उसके योजना को जारी रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। रिंग रिंग रिंग, उसका फोन बजा और उसने देखा कि यह अनुष्का का है। अभय, क्या चल रहा है? अभय ने पूछा। अभय, सच सच बताओ, क्या तुम्हारा सीईओ से कोई संबंध है? अनुष्का ने पूछा। अभय ने एक पल सोचा। हम दोस्त हैं। क्या हुआ? मैंने जनसंपर्क विभाग से सुना है कि अध्यक्ष मुझे बिक्री निदेशक के पद पर पदोन्नत करना चाहते हैं। क्या तुमने अध्यक्ष के साथ मेरी बात की? मैंने बस एक बार जिक्र किया। अनुष्का की ताकत के साथ वह बिक्री निदेशक बनने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। लगता है मैंने तुम्हें बेकार नहीं दुलार किया। जब मैं फुर्सत में होऊंगी तो तुम्हें एक भोजन के लिए ट्रीट करूंगी। मुझे डर है कि मैं अगले कुछ दिनों में नहीं कर पाऊंगा। मुझे बहुत सारे मामलों को संभालना है। हम तुम्हारे नए पद पर आधिकारिक रूप से आने के बाद जश्न मनाएंगे। बिक्री निदेशक का पद चायांग समूह में बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि नैना के आसपास होने से यह कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तय है, अनुष्का ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, ये एक सौदा है। फोन रखने के बाद अभय ने समय देखा और महसूस किया कि अब समय आ गया है। इसलिए उसने धीरे धीरे चायांग समूह की ओर गाड़ी चलाई। उसने अपनी छोटी शारी के पास रुककर धूल साफ की। हालांकि यह थोड़ा पुराना था, लेकिन यह हमेशा उसके सबसे कठिन समय में उसके साथ रहा था। उसे इसका अच्छे से ख्याल रखना था। ज्यादा समय नहीं लगा, नैना लिफ्ट से बाहर आई। उसकी नीली टक्सीडो ड्रेस और फ्रेंच सफेद शर्ट उसे स्मार्ट और सक्षम बना रही थी। मेरे डेस्क पर अचानक एक दस्तावेज भेजा गया। मुझे खेद है कि मैंने तुम्हें चिंता में डाल दिया क्योंकि मैं थोड़ा देर से आई। कोई बात नहीं, मैं भी अभी आया। क्या तुम भूखे हो? अगर तुम भूखे हो तो पहले खा लो। अगर नहीं तो पहले शॉपिंग चलें। नैना ने कहा। तुम्हारा क्या? मैं ठीक हूँ, दोनों में से कोई भी। मैं तुम्हारी पसंद के अनुसार चलूंगी। महिलाएं ऐसा नहीं कह सकती। इससे लोगों को गलतफहमी हो सकती है। तस्क, नैना ने कहा, तो चलो पहले शॉपिंग करते हैं। हम साथ में खाएंगे। मैंने पहले से ऑर्डर दे दिया है, इसलिए जल्दी करो और इसे पकड़ो। जैसे ही उसने कहा, नैना का ऑर्डर ऐप में पॉप अप हुआ। अभय ने तेजी से प्रतिक्रिया दी और ऑर्डर को छीन लिया। उस पल अभय को लगा कि 5 स्टार रिव्यू फिर से उसके सामने है। उसने ऑर्डर का पता देखा और देखा कि ये टाइम्स स्क्वायर का है। इसके साथ अभय तेजी से निकल पड़ा। जल्द ही दोनों टाइम्स स्क्वायर पहुंचे। नैना ने अपना बैग उठाया और कार से बाहर निकलने के लिए तैयार हो गई। हे हे हे, तुमने अभी तक 5 स्टार रिव्यू नहीं दिया, अभय ने कहा। नैना ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम चाहोगे तो तुम 5 स्टार रिव्यू पा सकते हो, लेकिन यह तुम्हारी प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। मैं अंततः समझ गया, तुम मुझसे अपना बैग उठाने के लिए कह रही हो। स्मार्ट। अभय जल्दी में नहीं था। नैना की प्रकृति के साथ एक 5 स्टार रिव्यू कोई बड़ी बात नहीं होगी। नैना शॉपिंग करते समय अभय की तरह उद्देश्यपूर्ण नहीं थी। वह कपड़े खरीदना चाहती थी, लेकिन वह अन्य दुकानों में भी देखना चाहती थी। उसने अभी तक कोई कपड़े नहीं खरीदे, लेकिन उसने बहुत सारे कॉस्मेटिक्स खरीदे। हे, मुझे लगता है कि आगे एक स्विमसूट की दुकान है, अभय ने कहा। क्या तुम स्विमसूट खरीदना चाहते हो? मेरे पास घर में एक बड़ा स्विमिंग पूल है। मुझे कम से कम इसका आनंद लेना चाहिए। तुम सही हो, चलो देखते हैं, नैना ने ईर्ष्या से कहा। हालांकि वह एक विला में रहती थी, यह अभय के सितारे की तुलना में कुछ नहीं था।
कम से कम वहां एक बाहरी स्विमिंग पूल नहीं था। क्या तुम मेरे लिए स्विमिंग ट्रंक चुनने जा रही हो? अभय ने देखा जब नैना अंदर गई। मैं तुम्हारे लिए नहीं खरीदने जा रही, नैना ने कहा। यहाँ महिलाओं के कपड़े भी हैं, मुझे देखने दो। अभय ने अपनी थोड़ी को रगड़ा। तुम सही हो, तुमने पहले कहा था कि तुम चाहती हो कि मैं अपनी आंखों का आनंद लूं। स्विमसूट खरीदने के बाद मुझे लगता है कि तुम अपनी वादा पूरी कर सकोगी, नैना ने शर्माते हुए कहा। तुम मुझे धोखा दे रहे हो। अगर मुझे पता होता कि यह स्टार तुम्हारा है तो मैं ऐसा नहीं कहती, लेकिन तुम कुछ और कह सकती थीं। मैंने तुम्हें मजबूर नहीं किया। तस, तुम बस बेवजह हो, नैना ने कहा। जल्दी करो और अंदर जाओ, ये एक सार्वजनिक जगह है, इस तरह की बातें सार्वजनिक में मत करो। अभय ने नैना के शर्मीले चेहरे को देखकर मुस्कुराया। ठीक है, चलो एक निजी जगह में बात करते हैं। सर, मैडम, मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? जब वे दुकान में प्रवेश करते हैं तो सेल्सगर्ल ने गर्मजोशी से कहा। हम पहले खुद देखेंगे, अगर हमें आपकी मदद की जरूरत होगी तो हम आपको बुलाएंगे, अभय ने कहा। ठीक है। अभय बहुत जल्दी शॉपिंग कर रहा था। उसने कुछ उपयुक्त आकार चुने और भुगतान करने के लिए तैयार हो गया। आखिरकार यह उसका अपना स्विमिंग पूल था और कोई उसे नहीं देखेगा, इसलिए स्टाइल इतना महत्वपूर्ण नहीं था। अगर यह न होता कि उसे अनैतिकता का डर था तो अभय को स्विमिंग ट्रंक न पहनने में कोई समस्या नहीं होती। अभय ने जल्दी से अपने स्विमिंग ट्रंक चुने, लेकिन नैना आश्चर्यजनक रूप से धीमी थी। वह लगातार चुनती रही और 10 मिनट से अधिक समय बाद भी वह अभी तक कोई उपयुक्त सेट नहीं ढूंढ पाई। चलो, मैं अब इसे नहीं खरीदने जा रही, नैना ने कहा। तुम इसे क्यों नहीं खरीद रही? मुझे कोई उपयुक्त नहीं मिल रहा। तुम इतनी दूर नहीं जा सकती, यहाँ इतने सारे स्टाइल हैं और तुम अभी भी कहती हो कि तुम कोई उपयुक्त नहीं ढूंढ सकती। दिखने में ठीक है, लेकिन आकार पूरे नहीं हैं। मैडम, हमारी दुकान में स्विमसूट के सभी सामान्य आकार हैं। स्पष्ट रूप से सेल्सगर्ल अभय और नैना को इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहती थी। सामान्य आकार क्या है? अभय ने अनौपचारिकता से पूछा। सामान्य आकार ABC कप हैं, ये सभी पूर्ण आकार हैं। अभय ने नैना की ओर देखा। क्या तुम सच में D कप हो? नैना का चेहरा लाल हो गया। वह थोड़ी शर्मिंदा थी। तुम मरने वाली हो, यहाँ एक बाहरी है, तुम ये सब क्यों कह रही हो? चलो चलो दूसरी दुकान में चलते हैं। भुगतान करने के बाद दोनों दुकान से बाहर निकले और अगली स्विमवेयर दुकान में गए। उन्हें पिछले वाले की तुलना में अधिक स्टाइल लगते हैं। मुझे बाहर इंतजार करो, मैं जितनी जल्दी हो सके बाहर आऊंगी। अभय ने सिर हिलाया और कहा। नैना, मुझे लगता है कि तुम्हारी काया के साथ बिकिनी तुम्हारे लिए अधिक उपयुक्त है। अगर ऐसा है तो मैं बिकिनी नहीं खरीदूंगी, नैना ने गर्व से कहा और फिर स्विमसूट की दुकान में चली गई। लगभग 2 मिनट बाद नैना एक सफ़ेद हैंडबैग के साथ बाहर आई। ये स्पष्ट था कि उसने वह स्विमसूट खरीदा था जो उसे पसंद आया। चलो चौथे मंजिल पर चलते हैं। चौथे मंजिल पर, अभय ने एक पल सोचा। मुझे लगता है कि छठी मंजिल पर अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड बेचे जाते हैं। मैं सामान्य कपड़े नहीं खरीद रही, मैं एक ड्रेस खरीदने जा रही हूँ। कल बहुत सारे लोग आ रहे हैं, इसलिए मैं औपचारिक कपड़े नहीं पहनूंगी, नैना ने कहा। अपने लक्ष्य को निर्धारित करने के बाद दोनों चौथे मंजिल की ओर बढ़े। अभय ने देखा कि न केवल महिलाओं की ड्रेस थी बल्कि कई निचे ब्रांड भी थे। हालांकि ब्रांड जोर से नहीं थे, लेकिन स्टाइल काफी आकर्षक थे। कुछ मिनटों की टहलने के बाद दोनों एक दुकान के सामने रुक गए। अभय, तुम्हें ये रंग बदलने वाली ड्रेस कैसी लगती है? ठीक है, चलो इसे आजमाते हैं। दोनों दुकान में गए और नैना ने मैनेक्विन पर जो शाम की गाउन थी की ओर इशारा किया। मैं इसे आजमाना चाहती हूँ। बिल्कुल, कृपया एक पल प्रतीक्षा करें। उनके कपड़ों के तरीके से ये स्पष्ट था कि वे अमीर लोग थे, इसलिए दुकान सहायक उन्हें सेवा देने के लिए तैयार थी। अगर वे सामान्य लोग होते तो शायद वे इतनी तत्परता से सेवा नहीं करते। जल्द ही ड्रेस को उतार लिया गया और नैना ने इसे फिटिंग रूम में ले लिया। इस दौरान अभय बाहर इंतजार कर रहा था और बोर हो रहा था। अभय, यहाँ आओ, नैना ने फिटिंग रूम से बुलाया। तुम बदल रही हो, मेरे लिए अंदर जाना ठीक नहीं है। मुझे कोई परवाह नहीं है, तो तुम क्यों परवाह कर रहे हो? अभय ने सोचा और महसूस किया कि वह सही थी। वह एक महिला है और उसे कोई डर नहीं है, और वह एक पुरुष है तो डरने की क्या बात है। फिटिंग रूम में नैना का पीठ अभय की ओर था जबकि वह अपने हाथों से अपनी छाती को ढक रही थी। मेरी मदद करो, मेरी पीठ पर जिपर बंद करने में मैं खुद नहीं कर सकती। नैना ने जो ड्रेस चुनी थी वह बैकलेस स्टाइल की थी और जिपर केवल नीचे से बंद किया जा सकता था। पीठ पूरी तरह से सफ़ेद थी और यह ज़ेड की तरह चमक रही थी। क्या तुम बहुत ज्यादा दिखा रही हो? नैना ने हंसते हुए कहा और अपनी बाहों से इशारा किया।
वहाँ एक शॉल भी है, इसे मेरी पीठ को ढकने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अभय ने उस पर एक नज़र डाली और देखा कि वास्तव में एक हल्का रंग का शॉल कुर्सी पर रखा था। हालांकि उसकी नज़र नैना के अंडरवियर पर थी। प्रेसिडेंट नैना, क्या तुम सच में डी कप हो? मुझे क्यों लगता है कि तुम वास्तव में ई कप हो। इतना खुलकर मत देखो। नैना ने एक हाथ से अपनी लिंजरी को ढक लिया। वह बदलते समय इसे भूल गई थी। फिर भी अभय ने इसकी परवाह नहीं की और नैना को जिप बंद करने में मदद की। हो गया। फिटिंग रूम से बाहर आते हुए नैना ने बड़े आईने के सामने खड़े होकर अपनी ड्रेस को पकड़ते हुए थोड़ा घुमाया। कैसी लग रही है? क्या ये अच्छी लग रही है? बहुत अच्छी। नैना इतनी हंस पड़ी कि वह आगे पीछे झूलने लगी। कौन सा शिक्षक तुम्हें इतनी खराब अंग्रेजी सिखाता है? ये बहुत खराब है। ये बताने के लिए पर्याप्त है कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। विवरण की चिंता मत करो। नैना ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। चूंकि तुमने कहा कि यह अच्छी लग रही है तो मैं इसे चुनूंगी। कोई समस्या नहीं। महिला कर्मचारी भी नैना से प्रभावित थीं। यहाँ तक कि अगर वे इसे खुद पहनती तो ये निश्चित रूप से इतना अच्छा नहीं दिखता। मैडम, मुझे लगता है कि यह शाम की गाउन आपके लिए बिल्कुल सही है। यह आपको बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद। मैं पहले बदलने जा रही हूँ। कृपया इसे बाद में पैक करने में मदद करें। ठीक है, कोई समस्या नहीं। पति, ये शाम की गाउन वास्तव में सुंदर है। मैं भी एक चाहती हूँ। यह आपके कंपनी के उद्घाटन के दिन के लिए एकदम सही है। जो व्यक्ति बोला वह एक काले रैप ड्रेस में एक युवा महिला थी। उसके बगल में एक 40 वर्षीय व्यक्ति था जिसके पेट में चर्बी थी। वह घमंड से भरा हुआ था। कोई बड़ी बात नहीं। मध्यम आयु वाला व्यक्ति सेल्सवुमन की ओर देखता है। मुझे एक ही स्टाइल की ड्रेस चाहिए। मुझे वास्तव में खेद है। यह उपहार हमारी दुकान से कस्टम मेड है। अगर आप इसे चाहते हैं तो आपको पहले से बुकिंग करनी होगी। ये लगभग 1 महीने में तैयार होगा। मुझे 1 महीने का इंतजार करना होगा। मध्यम आयु वाला व्यक्ति नाखुश था। क्या तुम इसे जल्दी नहीं कर सकती? हमें इसे परसों पहनना है। मुझे वास्तव में खेद है। ऐसा नहीं हो सकता। हमारी गुणवत्ता की गारंटी के कारण इसे तैयार होने में कम से कम 1 महीने का समय लगेगा। तुम्हें मेरे साथ यह खेल खेलने की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ पैसे की बात है। मैं तुम्हें 10,000 रुपये अतिरिक्त दूंगा अगर तुम अपनी डिजाइनर को जल्दी से मेरे लिए एक सेट बनाने के लिए कहोगी। सेल्सगर्ल रोने वाली थी। सर, ये शाम की ड्रेस एक इटालियन डिजाइनर द्वारा बनाई गई है। ये पूरी तरह से हस्तनिर्मित है। इसे आपको परसों नहीं दिया जा सकता। तुम्हें ये सब कहने की जरूरत नहीं है। मैं इसे पसंद करती हूँ। इससे पहले कि वह कुछ और कह पाती, नैना ने ठंडी आवाज में कहा, क्या तुमने मुझे सुना? मैं इसे पहले देख चुकी हूँ। तुमने इसे पहले देखा था, लेकिन मैं इसे पहले खरीदने का अधिकार रखता हूँ। किस आधार पर? मध्यम आयु वाला व्यक्ति अपनी जेब में हाथ डालता है और एक सुनहरी कार्ड निकालता है। देखो, मैं टाइम्स स्क्वायर का गोल्ड मेंबर हूँ और मुझे इसे बलात्कारी तरीके से खरीदने का अधिकार है। अब तुम समझ गई हो, है ना? मध्यम आयु वाले व्यक्ति के हाथ में सुनहरी कार्ड देखकर सेल्सगर्ल चौंकी। टाइम्स स्क्वायर के सदस्यता प्रणाली के अनुसार गोल्ड मेंबर बनने के लिए कम से कम 5 मिलियन रुपये खर्च करने होते हैं। न केवल शिपिंग पर छूट होती है, बल्कि उन्हें पहले खरीदने का अधिकार भी होता है। इसलिए भले ही सामने वाली महिला इसे खरीदने के लिए सक्षम हो, फिर भी उसे पहले दूसरे पक्ष को बेचना होगा। नैना ने कुछ नहीं कहा। वह टाइम्स स्क्वायर की नियमित ग्राहक थी और उसे सदस्यता प्रणाली की समझ थी। हालांकि उसने पहले इस शाम की गाउन पर अपनी नज़र डाली थी, लेकिन वह एक गोल्ड मेंबर थी, इसलिए वह इसे खरीद नहीं सकती थी, भले ही वह चाहती हो। हे, तुम क्या कर रही हो? जल्दी से अपने कपड़े उतारो, युवा महिला ने गर्व से कहा। नैना का चेहरा ठंडा था जब वह अपनी ड्रेस के पास गई। रुको, तुम क्या कर रही हो? अभय ने कहा, मैं अपने कपड़े उतारने जा रही हूँ। तुम मेरी जिपर को खोलने में मदद कर सकते हो। ठीक है। दोनों फिटिंग रूम में गए और अभय ने नैना को जिपर खोलने में मदद की और फिर बाहर निकल गया। जब अभय और नैना डर गए तो मध्यम आयु वाला व्यक्ति और उसके बगल में महिला बहुत घमंडी हो गए। एक व्यक्ति के रूप में तुम्हें समझना चाहिए कि हमेशा कोई तुमसे बेहतर होता है। भले ही तुम्हारी स्थिति खराब ना हो, तुम फिर भी हमारे स्तर पर नहीं हो। अगली बार जब तुम बाहर जाओ तो अपनी आंखें खोलकर रखना ताकि तुम्हें शर्मिंदगी न हो। अभय मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। इसके बजाय वह नैना के बाहर आने का इंतजार कर रहा था। कुछ मिनटों बाद नैना ने अपने कपड़े बदले, ड्रेस को दुकान सहायक को सौंपा और बाहर जाने के लिए तैयार हो गई। तुम क्यों जा रही हो? अभय ने कहा, मैं ड्रेस नहीं खरीद रही। तुम अभी क्या कर रहे हो? किसने कहा कि तुम इसे नहीं खरीद रही हो? मुझे इसे खरीदना है। नैना ने अभय को खींचा। वे टाइम्स स्क्वायर के गोल्ड मेंबर हैं। उनके पास पहले खरीदने का अधिकार है।
भले ही मैंने पहले आइटम चुना हो, ये बेकार है। वे सिर्फ गोल्ड मेंबर हैं, इसमें क्या महान है। हाँ, गोल्ड मेंबर इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन वे अभी भी इसे तुम्हारे हाथों से ले जा सकते हैं। किस आधार पर? मध्यम आयु वाला व्यक्ति अपनी जेब में हाथ डालता है और एक डायमंड कार्ड निकालता है। देखो, तुम्हारे गोल्ड मेंबर के पास पहले खरीदने का अधिकार है, तो मेरे डायमंड मेंबर के पास तो और भी बेहतर होना चाहिए, है ना? दुकान में सभी लोग उस चमकदार कार्ड को देखकर चुप हो गए। वे सभी जानते थे कि टाइम्स स्क्वायर में डायमंड मेंबर बनने के लिए कम से कम 10 मिलियन रुपये खर्च करने होते हैं। ये कहा जाता है कि पूरे वेलोरिया शहर में केवल कुछ ही डायमंड मेंबर होते हैं। किसने सोचा होगा कि वे आज एक से मिलेंगे? चलो ड्रेस ले लेते हैं, अभय ने कहा। इतनी अच्छी दिखने वाली कपड़े अच्छे दिखने वाले लोगों द्वारा पहनी जानी चाहिए। कुछ लोग बहुत अनाकर्षक होते हैं और वे शहर के देहाती की तरह दिखते हैं। उनके लिए इसे लेना पैसे की बर्बादी होगी। नैना थोड़ी शर्मिंदा हो गई क्योंकि इस समय यहाँ इतने सारे लोग थे। सेल्स गर्ल ने मध्यम आयु वाले व्यक्ति की ओर देखा। सर, मुझे वास्तव में खेद है। इस सज्जन के पास डायमंड सदस्यता है, इसलिए मैं ये शाम की गाउन आपको नहीं बेच सकती। हाँ, हम इसे नहीं खरीदेंगे। दोनों बहुत शर्मिंदा थे। उन्होंने सोचा कि वे गोल्ड सदस्यता के साथ यहाँ जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन उन्हें एक मजबूत व्यक्ति से मिलना पड़ा। यह उनके चेहरे पर एक थप्पड़ था। जल्द ही सेल्स गर्ल ने नैना की शाम की गाउन को पैक कर दिया। क्योंकि वह डायमंड मेंबर था, उसे 30% छूट भी मिली। ये एक अच्छा सौदा था। अभय, आज के लिए तुम्हारा धन्यवाद, नैना ने कहा। यह कुछ नहीं है, मैं पहले इसे बाहर नहीं लाना चाहता था, लेकिन वह थोड़ा बहुत घमंडी था। नैना ने अभय को मुस्कुराते हुए देखा और फुसफुसाते हुए कहा, चूंकि तुमने मेरे लिए खड़ा किया, मैं आज रात तुम्हारे वादे को पूरा करूंगी और तुम्हें देखने का आनंद दूंगी। तो मुझे तुम्हारे वादे को पूरा करने के लिए तुम्हें परेशान करना होगा। ड्रेस खरीदने के बाद दोनों एक सूट की दुकान में गए। इस दौरान नैना ने कहा, चलो एक सूट देखते हैं। मैं आज भुगतान करूंगी। तुम मेरे लिए कपड़े खरीद रही हो और फिर चाहती हो कि मैं बाद में देखने का आनंद लूं। मुझे थोड़ा शर्म आ रही है। तस्क, चलो पहले कपड़े देखते हैं। नैना ने कहा, भूलना मत, तुम्हें कल के नाटक में अच्छा प्रदर्शन करना है। चिंता मत करो, मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है। कुछ समय बाद दोनों एक नीचे पुरुषों के कपड़ों की दुकान में गए, जिसका नाम WNY था। न केवल नैना ने अभय के लिए एक सूट चुना, बल्कि उसने एक जोड़ी चमड़े के जूते, एक शर्ट और एक टाई भी खरीदी। जब अभय फिटिंग रूम से बाहर आया तो नैना की आंखें चमक उठी और वह स्तब्ध रह गई। ये लड़का इतना बड़ा कैसे हो गया? उसके एब्डोमिनल मसल्स, मरमेड लाइंस, ये सब उसके शरीर पर क्यों हैं? तुम्हें कैसा लग रहा है? पैंट को ठीक करने के बाद नैना ने पूछा, मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा है। चूंकि तुमने कहा कि यह अच्छा है, तो मैं गलत नहीं हो सकता। चलो इसे ले लेते हैं। ठीक है, नैना ने अपनी बैंक कार्ड दी। मेरी कार्ड का उपयोग करो। अभय ने अपने कपड़े बदले और टाइम्स स्क्वायर में फूड कोर्ट में गए। उसने कुछ खाया और फिर घर जाने के लिए तैयार हो गया। पार्किंग में उन्होंने देखा कि एक बड़ी भीड़ उसकी कार की तस्वीरें ले रही थी। ये कार बहुत कूल है। शायद पूरे हुआक्सिया में केवल कुछ ही हैं। और यह वेलोरिया शहर की एक स्थानीय कार है। केवल युवा मास्टर वरुण और युवा मास्टर वांग इसे खरीदने की क्षमता रखते हैं। हाँ, तस्वीरें लेना बंद करो। मैं इस मैक्लारेन का मालिक जानता हूँ, एक आदमी जो शॉर्ट्स पहने और उसके हाथ पर टैटू था, ने कहा। उसकी बात ने तुरंत कई युवा महिलाओं की ईर्ष्यापूर्ण नजरें आकर्षित कीं। चूंकि वह मैक्लारेन के मालिक को जानता था, उसे भी कोई खास होना चाहिए। हैंडसम, क्या हम वीचैट पर बात कर सकते हैं? एक लंबे बालों वाली लड़की ने कहा। कोई समस्या नहीं। एक ही समय में कुछ साहसी लड़कियां उसके पास आईं और उसके वीचैट के लिए पूछा। टैटू वाले आदमी ने किसी को भी अस्वीकार नहीं किया। उसने सभी को जोड़ लिया। ये बहुत रोमांचक था। उसने इस बारे में बात की और इतनी सारी लड़कियां उसे वीचैट पर जोड़ना चाहती थीं। उसे अगले महीने इस धोखे के लिए अधिक किडनी खानी होगी। खां, भाई, मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें जानता हूँ। टैटू वाला आदमी अभय को देखता है और पूछता है, तुम कौन हो? क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? क्या तुमने नहीं कहा कि तुम मालिक को जानते हो? यह मैक्लारेन मेरी है। अभय ने चाबी अपनी जेब में दबाई और मैक्लारेन की ज़ेनन हेडलाइट्स जल उठीं। गिलविन दरवाजा खुला और भीड़ ने आश्चर्य से चिल्लाया। ये सच में कार का मालिक था। थप्पड़। एक सेकंड बाद लंबे बालों वाली लड़की ने टैटू वाले आदमी को थप्पड़ मारा। झूठा। थप्पड़, थप्पड़, थप्पड़। एक और श्रृंखला के थप्पड़ों की आवाजें आईं। उन लड़कियों ने जो टैटू वाले आदमी का वीचैट जोड़ा था, उसे थप्पड़ मारा, जिससे उसका चेहरा सुअर के सिर की तरह दिखने लगा। तुम्हें यही सजा मिलती है।
नैना ने कार में बैठने के बाद धीरे से कहा। अभय मुस्कुराया। वे सभी महिलाएं थीं और नैना को धोखेबाजों से नफरत थी। इस बार नैना ने ऑर्डर नहीं दिया क्योंकि उसे नहीं पता था कि वह कहाँ सेट करे। अगर उसने अपने घर का पता सेट किया तो जो स्विमसूट उसने अभी खरीदी थी वह बेकार हो जाएगा। अगर उसने अभय के सितारे का पता सेट किया तो ऐसा लगेगा कि वह वास्तव में जाना चाहती है। इसलिए नैना ने बस अपना फ़ोन पकड़ा और ऑर्डर न देने का फैसला किया। अभय उसे कहीं भी ले जा सकता था। अभय ने भी इस पर ज़्यादा नहीं सोचा क्योंकि उसने नैना को वापस सितारे की ओर खींच लिया। सितारे के अंदर सभी लाइटें जल रही थीं जैसे कि ये दिन हो। अभय ने पूल के किनारे पहुंचकर अपने स्विमिंग ट्रंक पहन लिए। वह थोड़ी देर तैरने जा रहा था। हालांकि अभय की तैराकी की कौशल बहुत अच्छी नहीं थी। उसने इसे अपने विश्वविद्यालय के दिनों में शारीरिक शिक्षा कक्षाओं में सीखा था और उसे केवल बुनियादी बातें पता थीं। जब नैना उसके पास आई तो वह उसे देख नहीं सकी। इस लड़के का फिगर बहुत अच्छा है ना? एब्डोमिनल मसल्स, मरमेड लाइन्स, ये सब उसके शरीर पर क्यों हैं? अगर तुम देखना चाहती हो तो तुम इसे खुलकर देख सकती हो। तुम क्यों छिपकर देख रही हो? अभय ने कहा। मुझे लगता है कि आज रात तुम ही देखने का आनंद ले रही हो, मैं नहीं। कौन तुम पर देख रहा है? नैना ने मुंह मोड़ते हुए कहा। मैं तुम्हें देख नहीं रही। मैं पहले जाऊंगा, तुम अपनी मर्जी से रहो। जैसे ही उसने कहा अभय अचानक कूद गया और नैना के शरीर पर पानी छिड़क गया। अभय, मुझे लगता है कि तुमने जानबूझकर ऐसा किया। नैना ने गुस्से में अपने पैरों को थपथपाया। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। अभय उलझन में था। तुमने मुझ पर पानी छिड़का। ऐसा मत करो। क्या तुमने पहले से स्विमसूट नहीं खरीदी? तुम बस इसे बदल सकती हो। कपड़े कल सूख जाएंगे और तुम इसे फिर से पहन सकोगी। नैना ने कुछ नहीं कहा क्योंकि ये छोटी घटना उसे एक रास्ता दे गई। हालांकि उसने अभय से वादा किया था कि वह उसे स्विमसूट में देखने का आनंद देगी, लेकिन अभी स्विमसूट में बदलना उसके लिए थोड़ा शर्मनाक था। अब जब उसके कपड़े गीले हो गए थे तो उसके पास बदलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसलिए नैना ने अपने कपड़े लेकर विला नंबर 1 की ओर बढ़ी। इस दौरान अभय पूल के किनारे था। उसने अपना फ़ोन निकाला और संपत्ति के लोगों को फल और अन्य स्नैक्स भेजने के लिए कहा। जब वह अपने स्विमसूट में बदलकर बाहर आई तो अभय उसकी ओर से नजरें नहीं हटा सका। बकवास, मुझे नाक से खून आने वाला है। नैना का स्विमसूट एक पीस नहीं था, लेकिन यह बिकिनी भी नहीं थी। अभय ने देखा कि नैना की पीठ उसकी कल्पना से भी ज्यादा परफेक्ट थी। खासकर उसकी सीधी जांघें, उनमें कोई दाग धब्बा नहीं था। यह निश्चित रूप से एक परफेक्ट फिगर थी। इसके अलावा उसके शरीर पर एक गज शॉल भी था जिससे वह और भी अधिक आकर्षक लग रही थी। मैंने अपने स्विमसूट में बदल लिया है। मैंने अपना वादा पूरा किया है। मुझे ऐसे लोग पसंद हैं जो अपने वादे निभाते हैं। अभय ने अपनी बात कहते हुए पूल से बाहर चढ़ गया। नैना पानी में प्रवेश करने वाली थी, इसलिए उसे तैरने की कोई जरूरत नहीं थी। इसके बजाय वह बस वहां बैठकर दृश्य का आनंद लेता रहा। नैना ने अपनी शॉल उतारी और पूल में पानी को छुआ। यह गर्म है, ये सेल्फ हीटिंग है, अभय ने बेंच पर बैठते हुए कहा। अगर तुम स्नान करना चाहती हो तो मैं तुम्हारे लिए शॉवर जेल अभी लाता हूँ। तुम्हारे अलावा और कोई ऐसा विचार नहीं कर सकता कि पूल में स्नान किया जाए। तापमान का परीक्षण करने के बाद नैना ने पूल में अभय की तुलना में बहुत धीरे धीरे प्रवेश किया। नैना की तैराकी कौशल अभय की कल्पना से बेहतर थी। वह एक जलपरी की तरह तैर रही थी। अभय ने बेंच पर बैठकर उसकी सुंदर तैराकी को देखकर साइड किया। ये जीवन था। एकमात्र दुर्भाग्य ये था कि अगर वे एक बाहरी समुद्र तट पर होते तो बेहतर होता। इस समय अभय ने नैना का फोन देखा। उसे याद आया कि उसने पिछले आदेश को पूरा नहीं किया था। मुझे तुम्हारा फोन चाहिए, अभय ने कहा। नैना ने पानी की सतह पर आकर अपने बालों को संवारते हुए कहा, जाओ, पासवर्ड 950,824 है। नैना का फोन पकड़कर अभय ने देखा कि स्क्रीन सेवर पर उसकी एक सेल्फी थी जिसमें उसने अपने हाथों से वी का इशारा किया था। ये थोड़ा प्यारा था। अभय ने उबर ऐप में लॉग इन किया और खुद को 5 सितारा रेटिंग दी। इस समय सिस्टम की सूचना आई। सिस्टम मिशन पूरा हुआ। इनाम 100,000 अनुभव अंक। कार्य पूरा करने की दर 75%। इनाम वैंगजैंग डॉक। अभय उस सूचना को सुनकर लगभग कूद पड़ा। यह उसे चौंका दिया। अभय को वैंगजैंग डॉक का कुछ याद था। ये एक राज्य प्रायोजित डॉक था, लेकिन लागत वसूलने के बाद इसे एक निजी मालिक को बेच दिया गया था। अब यह उसके हाथ में था। सबसे महत्वपूर्ण बात, वैंगजैंग डॉक स्टार के पास नहीं था। इसके बीच में एक समुद्र तट था और ये केवल कुछ मिनटों की ड्राइव पर था। अभय ने अपने फोन पर डॉक के विवरण की जांच की। उसे पता चला कि वैंगजैंग डॉक का एक अच्छा इतिहास था।
जब वैंगजांग डॉक का निर्माण हुआ तो सरकार ने इसे हाक्सिया में सबसे बड़े क्रूज शिप टर्मिनल में बदलने की योजना बनाई थी ताकि वेलेरिया सिटी में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिल सके। वैंगजांग डॉक ने निराश नहीं किया। जब इसका निर्माण हुआ तो ये चीन का सबसे बड़ा क्रूज शिप टर्मिनल बन गया। इसका क्षेत्रफल 180,000 वर्ग मीटर था और इसमें 120 बर्थ थे। हालांकि इसके निर्माण के 5 साल बाद यह अब चीन का दूसरा सबसे बड़ा क्रूज शिप टर्मिनल बन गया था। फिर भी ये पर्यटकों के दिलों में अपनी स्थिति को मिटा नहीं सका। सिस्टम वास्तव में उदार था। इसने वास्तव में इतना बड़ा उपहार दिया, इसलिए अभ्रे को कल इसे देखने जाना था। हालांकि अभ्रे को 75% पूर्णता दर के बारे में अधिक चिंता थी। इस संख्या के अनुसार वह अगले वर्ग को अनलॉक करने के करीब था। अभ्रे ने इसके बारे में सोचा। वर्तमान दर के अनुसार अगले वर्ग को 1 सप्ताह में अनलॉक करना कोई बड़ी चुनौती नहीं थी। फिर भी अभ्रे ने पहले से ही अपना मन बना लिया था। उसे 100% पूर्णता की ओर काम करना था। यह अंतिम इनाम का प्रतिनिधित्व करता था। उसे इसे छोड़ना नहीं चाहिए जब तक कि यह बिल्कुल आवश्यक न हो। जैसे ही अभ्रे इन चीजों के बारे में सोच रहा था, नैना पूल के किनारे तैरकर आई और हैंड्रेल को पकड़कर बाहर आई। अभ्रे एक सज्जन था। उसने एक तौलिया दिया और नैना के शरीर से पानी पोंछा। मैंने बहुत समय से तैराकी नहीं की है। मैंने केवल कुछ लैप्स तैराए और मैं पहले से ही थक गई हूँ। हमारा पूल तुम्हारे लिए उपयोग करने के लिए मुफ्त है। तुम भविष्य में यहाँ और अधिक आ सकती हो, अभ्रे ने मुस्कुराते हुए कहा। ये तो सही है। पानी पहुंचने के बाद दोनों विला नंबर 1 में वापस लौट आए। नैना ने घर जाने का कोई जिक्र नहीं किया। ये स्पष्ट था कि वह यहाँ रुकने की योजना बना रही थी। अरे, तुम्हारा कंबल कहाँ गया? दूसरी मंजिल पर लौटने पर नैना थोड़ी हैरान थी कि अभ्रे के बेडरूम में कंबल था। कंबल बहुत पुराना था और इसमें कुछ पैच थे। ऐसा कुछ इस्तेमाल करना अभ्रे की पहचान के साथ मेल नहीं खाता था। मैंने ये कंबल और तकिया अनाथालय से लाया था। मैं इसकी आदत डाल चुका हूँ, इसलिए मैं इसे फेंकना नहीं चाहता था, अभ्रे ने कहा। तुम एक अनाथ हो, अभ्रे ने निस्वार्थता से कंधे उचका दिए। मैंने शांति से सुना था कि मुझे जन्म के समय अनाथालय में भेजा गया था। मैं कई सालों तक अनाथालय में रहा। तुम्हारी दुखद अतीत का जिक्र करने के लिए मुझे खेद है। इतना संवेदनशील मत हो। मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ, अभ्रे ने कहा। शांति मुझे अपने बेटे की तरह मानती है और मेरे पास अनाथालय में बहुत सारे दोस्त हैं। मुझे प्यार की कमी नहीं है और मेरे मूल्य सामान्य हैं। ये टीवी पर दिखाए गए अनाथों से अलग है। ठीक है, जब तक तुम नाराज नहीं हो। नैना एक तौलिए में लिपटी हुई थी, अपने हाथों में अपने कपड़े पकड़े हुए। मैं सोने जा रही हूँ। शुभ रात्रि। कल देर से मत सोना। तुम्हें मुझे काम पर ले जाना है। कोई समस्या नहीं, अभ्रे ने ओके का इशारा किया। जब तुम जैसे मोटे मेमने की बात हो तो मैं तुम्हें हर दिन काम पर ले जाने के लिए बेताब हूँ। धोने के बाद अभ्रे वापस आराम करने चला गया। उसे वेचेट पर एक दोस्ती का अनुरोध मिला जिसमें एक सत्यापन संदेश था। नमस्ते, मैं जिया शश्वत हूँ। जिया शश्वत, अभ्रे ने बड़बड़ाया। ये नाम मुझे बहुत परिचित लगता है। कुछ सेकंड बाद अभ्रे को याद आया कि यह वही व्यक्ति थी जिसे शांति ने उसे डेट पर भेजने की कोशिश की थी। उसने ज्यादा नहीं सोचा और दोस्ती के सत्यापन को मंजूरी दे दी। नमस्ते, जिया ने खुद उसे संदेश भेजा। नमस्ते, अभ्रे ने जवाब दिया। मैं कल छुट्टी पर हूँ। तुम कब फ्री हो? मेरे परिवार को भी तुमसे मिलना है, जिया ने कहा। कभी भी समय ठीक है, अभ्रे ने जवाब दिया। उसे सम्मान देना था, अन्यथा शांति को समझाना मुश्किल होगा। क्या हम सुबह 9 बजे तियानयुए चाय घर में मिल सकते हैं? जिया ने पूछा। तियानयुए चाय घर, क्या वह वैंगसिंग रोड पर है? अभ्रे ने पूछा। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, अभ्रे ने सहमति और स्थान तय करने के बाद अपनी ठोड़ी को रगड़ते हुए सोचा। तियानयुए चाय घर वेलेरिया सिटी में काफी महंगा था और एक साधारण चाय की पोटली की कीमत सैकड़ों रुपये थी। फिर भी वे वास्तव में ऐसे बैठक स्थल का चयन करने की हिम्मत कर रहे थे। अगली सुबह दोनों एक ही समय पर उठे। धोने के बाद नैना अभ्रे की कार में बैठ गई। चूंकि उनके पास एक स्पष्ट गंतव्य था, नैना ने कार में बैठने के बाद ऑर्डर दिया। वह पिछले रात की तरह संकोच में नहीं थी। अभ्रे ने कार में बैठते ही नैना को कहा, अरे, मैंने तुम्हारे लिए कुछ पजामा खरीदे हैं और उन्हें तुम्हारे पास भेज दिया है। याद रखना, बाद में उन्हें उठाना। मुझे नहीं लगता कि यह अच्छा विचार है, अभ्रे ने कहा। तुमने मुझे कल एक सूट खरीदा और आज पजामा। तुम मुझे बुरा महसूस करा रही हो। नैना ने अपने मुंह को ढकते हुए हंसते हुए कहा, तुम कितने कंजूस हो। मैंने यह अपने लिए खरीदा है ताकि मेरे पास तुम्हारे घर पर पहनने के लिए कुछ हो। मैं तुम्हारे कपड़े नहीं पहनना चाहती। वे बिल्कुल भी आरामदायक नहीं हैं। अरे, ठीक है, मैं बस ज्यादा सोच रहा था। नैना ने कार से बाहर निकलते समय अभ्रे को याद दिलाया।
मैं तुम्हें अब और संदेश नहीं करूंगी क्योंकि मैं काम पर जा रही हूँ। मुझे 3 बजे उठाना। आज मेरे दादा का जन्मदिन है, इसलिए मुझे देर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, फिर मिलते हैं। अभय ने अपनी घड़ी की ओर देखा जब नैना बाहर गई। पहले से ही 8:30 हो चुके थे। अगर वह अब डॉक पर गया तो उसके पास डेट पर जाने का समय नहीं होगा। रिंग रिंग रिंग। अभय का फोन बजा। शांति। अभय, मैंने सुना है कि तुम दोनों की अपॉइंटमेंट है। हाँ, हम रास्ते में हैं। यह अच्छा है, शांति ने अपनी आवाज को कम करते हुए कहा। मैंने तुम्हारे लिए कुछ जानकारी जुटाई है। ये लड़की काफी अच्छी है और उसकी नौकरी भी अच्छी है। इस मौके को मत गंवाना, मुझे तुम्हारी शादी की शराब पीने की जरूरत है। मैंने समझ लिया, अभय ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तुम्हारे लिए 2 लाख रुपये की तैयारी कर रही हूँ। अगर यह सच में काम कर गया तो मैं तुम्हें ये 2 लाख रुपये तुम्हारी शादी के लिए दूंगी। शांति ने साइड किया। ये ज्यादा पैसे नहीं हैं, लेकिन माँ तुम्हें सिर्फ इतना ही दे सकती हैं। तुम क्या कह रही हो? मैं पहले से ही पैसे कमाने के लिए काम कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा पैसा कैसे ले सकता हूँ? अभय को अनाथालय की स्थिति का पता था। ये समाज की मदद के कारण ही था कि वे आज तक जीवित रह सके। वे पहले से ही अपनी सीमाओं से अधिक जी रहे थे। अगर वे उसे और 2 लाख रुपये देते तो यह उनके घावों पर नमक डालने जैसा होता। ये नियम है। अगर तुम दोनों सच में एक साथ हो गए तो मुझे कुछ दिखाना होगा। ठीक है, इस बारे में बात मत करो। मैं कुछ दिनों में तुम्हारे पास वापस आऊंगा। ठीक है, मुझे कुछ अच्छी खबर लाना। कोई समस्या नहीं। फोन काटने के बाद अभय ने गहरी सांस ली, अपनी आंखों के कोनों से आंसू पोंछे और तियाने हुए चाय घर की ओर बढ़ा। रिंग रिंग रिंग। जैसे ही उसने फोन रखा, उसका फोन फिर से बजा। क्या मैं अब एक व्यस्त व्यक्ति बन गया हूँ? लगता है मुझे समय प्रबंधन सीखने के लिए एक और फोन तैयार करना पड़ेगा, अन्यथा मेरे पास कभी भी पर्याप्त समय नहीं होगा। नमस्ते, अभय ने फोन उठाते हुए कहा। नमस्ते, श्री अभय। कल रात आपने हमारा वैंगजांग डॉग खरीदा। मैं डॉग का प्रबंधक विवेक दास हूँ। मैं थोड़ी देर में वहां पहुंचूंगा। तुम अभी भी डॉग पर हो, है ना? हाँ, मैं इस बारे में फोन कर रहा हूँ। अगर तुम्हारे लिए यहाँ आना असुविधाजनक है तो हम तुम्हारे पास रिपोर्ट करने आ सकते हैं। कोई जरूरत नहीं, मैं खुद आऊंगा। अभय ने अपनी घड़ी की ओर देखते हुए कहा। लेकिन मेरे पास कुछ और काम है, इसलिए मैं तुम्हें 2 घंटे में मिलूंगा। ठीक है, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। ठीक है। फोन काटने के बाद अभय थोड़ी देर ड्राइव करने के बाद तियानयुए चाय घर पहुंचा। तियानयुए चाय घर वेलरिया सिटी में काफी प्रसिद्ध था और थोड़ी सी स्थिति वाले लोग यहाँ चाय पीने और व्यापार चर्चा करने आते थे। नमस्ते सर, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? एक चाय की दुकान में काम करने वाली वेटर ने अभय को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। मैं जिया शश्वत को देखने आया हूँ। उसने यहाँ एक टेबल बुक की होगी। क्या आप श्री अभय हैं? हाँ, मैं हूँ। मिस जिया ने पहले ही मुझे बता दिया था कि आप सीधे 3री मंजिल पर जा सकते हैं। ठीक है, आपकी मेहनत के लिए धन्यवाद। चाय घर की 3री मंजिल खाली थी, शायद दिन के कारण। वहां केवल एक टेबल थी जहां लोग बैठे थे। इस बीच एक लंबे टेबल पर 5 लोग बैठे थे। ऐसा लग रहा था कि उनमें से एक जिया होनी चाहिए। उसे नहीं पता था कि बाकी लोग कौन थे। अरे, तुम अभय हो, है ना? जिया के बगल में बैठी एक मध्यवर्गीय महिला ने अभय को आते देख कहा। हाँ, मैं हूँ। पहले मैं अपना परिचय देती हूँ। मैं जिया की माँ ललिता शश्वत हूँ। यह मेरा बेटा और जिया का छोटा भाई साहिल है। बाकी जिया की चाची यिन क्यू ई और दूसरी चाची यिन हुआ हैं। अभय ने उन्हें नमस्ते कहा। ऐसा लग रहा था कि शश्वत परिवार में पुरुषों की कोई खास स्थिति नहीं थी। अभय, मैंने शांति देवी से तुम्हारी स्थिति के बारे में सुना है। मैंने सुना है कि तुम एक रियल एस्टेट कंपनी में काम करते हो। ऐसे में क्या तुम्हारे लिए हमारे लिए घर खरीदना सस्ता नहीं होगा? जिया की मां ने सीधे कहा। यह सस्ता होगा, लेकिन मैं अब वहां काम नहीं करता, अभय ने कहा। क्या ये इसलिए है क्योंकि वेतन अच्छा नहीं है? ललिता शश्वत और बाकी लोग यह सुनकर खुश हुए। आखिरकार वे बहुत पैसे कमाते थे। यह नौकरी बदलने के कारण नहीं है, ये कंपनी के निर्णय के कारण है, अभय ने कहा। उनके चेहरे बदल गए। यह कोई अच्छा संकेत नहीं था। तुम अब क्या कर रहे हो? तुम बेरोजगार तो नहीं हो, है ना? उसने पूछा। यह मामला नहीं है, मैं आमतौर पर उबर चलाता हूँ और मैं मुश्किल से जीने के लिए कमा रहा हूँ, अभय ने मुस्कुराते हुए कहा। शश्वत परिवार के चेहरे अच्छे नहीं लग रहे थे। ललिता ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा। शांति ने कहा था कि वह एक रियल एस्टेट कंपनी में काम कर रहा है और अब वह उबर चला रहा है। वह झूठ बोल रही है। माँ, पहले शांत हो जाओ, जिया ने धीमी आवाज में कहा।
उसकी नौकरी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन वह काफ़ी अच्छा दिखता है और अनाथालय की ज़मीन के स्थानांतरण की खबरें हैं। पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, मैं अगली पीढ़ी के लिए एक और मौका दूंगी, ललिता ने कहा। वर्तमान स्थिति को देखते हुए अगर अभय की खूबसूरती न होती तो शायद वे पहले ही चले जाते। तो चलो बात करते हैं, ललिता ने कहा। हाँ, तुम्हें पता होना चाहिए कि हमारी जिया की स्थिति क्या है। वह बैंक में काम कर रही है और उसके पीछे बहुत से लड़के हैं। तुम अच्छे दिखते हो, लेकिन यह जीने के लिए काफ़ी नहीं है, जिया ने मुस्कुराते हुए कहा। आंटी सही कह रही हैं, अभय ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं बस तुम्हें स्पष्ट करना चाहती हूँ। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि तुम वेलेरिया सिटी में कम से कम 100 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल वाला 3 बेडरूम का अपार्टमेंट नकद में खरीद सको। नकद में? अभय को लगा कि उसने गलत सुना। क्या ये लोग सपने देख रहे हैं? अगर तुम पूरी राशि का भुगतान नहीं करते तो तुम्हें भविष्य में बंधक चुकाना होगा। तुम पर कितना दबाव होगा। जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो तुम्हें हमारी दवा और इलाज के लिए भुगतान करना होगा। अगर तुम हमारी सैलरी का उपयोग बंधक चुकाने में करोगे तो भविष्य में हमें कौन सपोर्ट करेगा? ललिता ने अपनी स्थिति बदलते हुए कहा। और 100 वर्ग मीटर तो मेरी न्यूनतम आवश्यकता है। तुम दोनों के लिए एक कमरा, तुम्हारे बच्चे के लिए एक कमरा और मेरे पति के लिए एक कमरा। अगर तुम इसे इस तरह से देखो तो हम ज्यादा नहीं मान रहे हैं। जिया ने देखा कि अभय सीधे सहमति नहीं दे रहा है तो उसने कहा, मेरे माता पिता ने मुझे इतने सालों तक पाला है। मेरे लिए ये सामान्य होना चाहिए कि मैं उन्हें अपने साथ लाऊं, है ना? अगर तुम सच में मुझे पसंद करते हो तो ये तुम्हारे लिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? अभय को हंसी आ गई, लेकिन उसने इसे रोक लिया। क्या और कुछ चाहिए? चिंता मत करो, अगर कुछ और होगा तो मैं तुम्हें बताऊंगी, ललिता ने मुस्कुराते हुए कहा। हम सिर्फ एक सामान्य परिवार हैं। हम घर के बारे में बात कर चुके हैं, इसलिए हम तुम्हें ज्यादा कठिनाई नहीं देंगे। दहेज की राशि 888,000 रुपये है, जो भाग्य के लिए है। अभय ने कहा। क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? अभय ने पूछा। क्या ये ज्यादा है? ललिता ने आश्चर्य से कहा। जिया के एक सहकर्मी ने कुछ दिन पहले दहेज के लिए 1.66 मिलियन रुपये दिए थे और हमने केवल 888,000 मांगे हैं। ये ज्यादा नहीं है। नहीं, मेरा मतलब है, यहाँ वेलेरिया सिटी में नियमों के अनुसार दहेज उस व्यक्ति को वापस किया जाता है जिसने इसे दिया है। मुझे डर है कि तुम दबाव महसूस करोगे, अभय ने कहा। क्या ये किस तरह का रिवाज है? ललिता ने कहा। हमारे यहाँ ऐसा कोई नियम नहीं है। दहेज परिवार को दिया जाता है। दहेज परिवार को दिया जाता है। अभय चौंक गया। ये किस तरह का बेवकूफ़ी भरा नियम था? हाँ, ये पैसे हैं जो परिवार को दिए जाते हैं। हमने अपनी बेटी को 20 साल से ज्यादा पाला है। हमें कुछ पैसे देने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? क्या ये तुम्हारी बेटी को बेचना नहीं है? अभय ने मुस्कुराते हुए पूछा। तो तुम ये कह रहे हो कि अगर मैं पैसे खर्च करूं और उससे शादी करूं तो मैं उसे एक नौकरानी या प्रजनन मशीन की तरह व्यवहार कर सकता हूं? अभय ने पूछा। तुम क्या कह रहे हो? ललिता ने मेज पर थप्पड़ मारा। हमारी जिया तुमसे शादी करके जीवन का आनंद लेने के लिए है। ये पहले से ही अच्छा है कि वह काम पर जा सकती है। क्या तुम अभी भी चाहते हो कि वह घर का काम भी करे? ठीक है, आगे बढ़ो। और क्या चाहिए? अभय ने कहा। केवल एक चीज बची है। जब हम शादी करेंगे तो होटल 5 सितारा होना चाहिए। जब हमारे सभी रिश्तेदार और दोस्त आएंगे तो गुणवत्ता कम नहीं होनी चाहिए, जिया की दूसरी चाची ने जोड़ा। हाँ हाँ हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने अभी तक इसका जिक्र नहीं किया, दूसरी चाची ने जोड़ा। तुम्हारी मांग के अनुसार ये पूरा सेट कम से कम 10 मिलियन का होगा। तुम सभी मेरी स्थिति जानते हो। क्या तुम सोचते हो कि मैं इस राशि को निकाल सकता हूँ? क्या तुम सोचते हो कि मैं वेलेरिया सिटी में पैसे छाप रहा हूँ? अभय ने कहा। अभय की उंगलियां मेज पर टैप कर रही थीं और उसने शांति से कहा, क्या तुम एक अंतरिक्ष यान भी चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए एक भी लाऊंगा। तुम क्या कह रहे हो? ललिता ने कहा। मैं जानता हूं कि तुम अभी ग्रेजुएट हुई हो, इसलिए शायद तुम इसे खरीदने में सक्षम नहीं हो, लेकिन तुम अपने परिवार से पूछ सकती हो। आजकल युवा बिना अपने परिवार पर निर्भर हुए शादी नहीं करते। मेरे माता पिता मर चुके हैं, तो मैं अपने परिवार से मदद कैसे मांग सकता हूँ? क्या तुम चाहते हो कि मैं एक कब्र से चोरी करूँ? हम तुम्हारे जैविक माता पिता के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। मैंने सुना है कि अनाथालय स्थानांतरित हो रहा है और जमीन बेची जाएगी, इसलिए वहीं से पैसे आएंगे, ललिता ने मुस्कुराते हुए कहा। अभय का चेहरा बदसूरत हो गया। जो कुछ भी उन्होंने पहले कहा वह मजाक के लिए था और उसने इसे दिल से नहीं लिया। हालांकि उसने ये नहीं सोचा था कि ये लोग अनाथालय पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं।
कोई आश्चर्य नहीं कि वे उसके साथ डेट सेट करने के लिए इतनी जल्दी थे। कुछ समय बाद अनाथालय स्थानांतरित हो रहा था। अभय, मेरे पास एक छोटी सी मांग है, जिया ने कहा। क्या मांग है? अभय ने भौहें चिढ़ाते हुए पूछा। मैं चाहती हूं कि जब हमारे बच्चे हों तो बच्चे का उपनाम मेरे जैसा हो, जिया ने कहा। फिर से कहो, अभय ने पूछा। अरे जिया का इसका कोई मतलब नहीं है, तुम तो अनाथ हो, अगर तुम्हारे बच्चे हों तो उन्हें शाश्वत परिवार का उपनाम मिलना चाहिए। हालांकि जिया एक महिला है, फिर भी उसे परिवार का नाम आगे बढ़ाना चाहिए, क्या तुम नहीं सोचते? ललिता ने कहा। क्या मामला है? क्या तुम्हारा बेटा नपुंसक है या ट्रांसवेस्टाइट? क्या वह परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाने में असमर्थ है? तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम विश्वास करते हो? अभय ने मेज पर रखा चाय का कप उठाया और सीधे साहिल के चेहरे पर चाय फेंक दी। विश्वास क्या? क्या तुम सच में सोचते हो कि मेरी सहनशक्ति अच्छी है? आह! साहिल गर्मी से चिल्ला रहा था और अभय धीरे धीरे खड़ा हो गया। मैं आज यहाँ तुम लोगों से निपटने आया था ताकि हम एक साथ अच्छा समय बिता सकें, लेकिन तुम लोग मेरी माँ के अनाथालय को लूटने की योजना बना रहे हो। तुम सभी अब बड़े हो गए हो, क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है? तुम घर और कार चाहते हो, क्या तुम इसके लायक हो? अभय ने ये शब्द कहकर मुड़कर चला गया। इतना समय बेकार में बर्बाद करना इन बेवकूफ़ों के साथ उचित नहीं था। इस बीच शाश्वत परिवार अभय की ओर ध्यान नहीं दे रहा था, उनका ध्यान साहिल पर था। बेटा, तुम ठीक हो? मैं तुम्हें अस्पताल भेज दूंगी। कोई जरूरत नहीं, ये सिर्फ एक कप चाय है, साहिल ने जोर से कहा। फक, तुम मुझ पर चाय फेंकने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? मैं उसे माफ नहीं करूंगा। वह चला गया है, तुम उसे कैसे पकड़ोगे? साहिल खिड़की के पास गया और चाय घर के बाहर का दृश्य देखा। हम उसे पकड़ नहीं पाएंगे। साहिल ने फूलों का बर्तन उठाया। जब वह बाहर आएगा तो मैं उसे मार डालूंगा। इस समय अभय अपनी कार की चाबियां लेकर चाय घर से बाहर निकला। साहिल ने तुरंत अभय पर फूलों का बर्तन फेंका। हालांकि उसने जानबूझकर इसे फेंकने का कोण बदल दिया। उसे अभय को चोट पहुंचाने का डर नहीं था, लेकिन अगर वह सच में मर गया तो वह खत्म हो जाएगा। अभय ने जैसे ही चाय घर से बाहर कदम रखा, उसने देखा कि फूलों का बर्तन आसमान से गिर रहा है। बंद! फूलों का बर्तन टूट गया। सौभाग्य से अभय ने जल्दी प्रतिक्रिया दी और एक कदम पीछे हट गया, अन्यथा उसे चोट लग सकती थी। ये क्या हो रहा है? अभय ने भौहें चिढ़ाते हुए कहा। हालांकि फूलों का बर्तन उसे नहीं लगा, लेकिन उसके टुकड़े उड़कर उसकी कार पर लगे। अभय अभी ये समझने ही वाला था कि उसे साहिल की आवाज़ सुनाई दी जो तीसरी मंजिल से चिल्ला रहा था। फक, तुम जल्दी डॉज कर गए। भविष्य में बाहर जाने पर सावधान रहना। अपने ऊपर कुछ मत गिरने दो और तुम्हें मार डालो। अभय ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। क्या तुम जानते हो कि ऐसा करने के परिणाम बहुत गंभीर होते हैं? तो क्या मैं तुम्हें फिर से फूलों का बर्तन मारूंगा? साहिल ने गुस्से में कहा। कैसे एक गंदे आदमी ने मुझ पर चाय फेंकी? वह जीने के लिए थक गया है, लेकिन मैं एक अच्छी कार चलाता हूँ। मत सोचो कि मैं नहीं जानता कि तुम्हारी कार एक सस्ती शारी है। तुम उस लग्जरी कार को चलाते हुए क्या तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो? अभय ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी जेब में कार की चाबियां दबाईं। मैक्लारन का गोल्डविंग दरवाजा तुरंत खुल गया, जैसे कि यह एक ईगल के पंखों की तरह फैल रहा हो, जैसे कि यह उड़ने वाला हो। फूलों का बर्तन मुझ पर नहीं लगा, लेकिन जो टुकड़े उड़कर मेरी कार पर लगे। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम इसके लिए कैसे भुगतान करोगे? मैक्लारन, जिया और उसके परिवार को जब अभय ने कहा तो वे सब हैरान रह गए। उन्होंने सिर बाहर निकाला और पाया कि नीचे सच में एक मैक्लारन खड़ी थी। क्या ये कार आपकी है? बिल्कुल, अभय ने कहा। इस कार की मूल कीमत 28 करोड़ है। इसे फिर से रंगने की जरूरत है। श्रम और सामग्री की लागत मिलाकर ये लगभग 2 करोड़ होगी। आप चेक से भुगतान करेंगे या नकद, या फिर गूगल पे या फोन पे? वे सब हैरान रह गए। शाश्वत परिवार हैरान था। क्या वह एक उबर ड्राइवर और अनाथ नहीं था? वह इतनी महंगी कार कैसे खरीद सकता था? अच्छा, बस खड़े मत रहो, नीचे जाओ और देखो, जिया ने चिंतित होकर कहा। उसे बहुत पछतावा हो रहा था। अगर उसे पता होता कि अभय इतना अमीर है तो वह इतनी सारी मांगें नहीं करती। जब तक वह उसके साथ थी, ये सारी चीजें उसकी होंगी। हाँ हाँ हाँ, नीचे जाओ और देखो। जिया दौड़कर अपने परिवार के साथ बाहर गई। चाय की दुकान के बाहर एक बड़ी भीड़ थी। स्पोर्ट्स कार को खरोंच आई थी। ये एक बड़ा बिल था जिसे उसे चुकाना होगा। उस पल शाश्वत परिवार को पता चला कि यह कोई भ्रम नहीं था। वह स्पोर्ट्स कार सच में अभय की थी। नीचे एक फूलदान का टुकड़ा भी था। दरवाजे पर खरोंच बड़ी नहीं थी, लेकिन यह निश्चित रूप से क्षतिग्रस्त थी। अभय, क्या ये सच में आपकी कार है? जिया ने घबराते हुए पूछा।
अगर यह मेरी नहीं है तो क्या ये तुम्हारी है? मेरे लिए क्षति की भरपाई करने के बारे में सोचो। मैंने तुमसे ज्यादा नहीं मांगा, अभय ने कहा। ये लड़का सच में अच्छा है। आखिरकार ये एक मैक्लारन P1 है। इसे विदेशी पेंट से ठीक करना होगा और उसे एक पेशेवर इंजीनियर को भेजना होगा। अगर वह केवल 2 करोड़ में सब कुछ करवा लेता है तो ये बहुत अच्छा होगा। सुपरकारें सच में अलग होती हैं। अगर यह एक घरेलू कार होती तो इसे 1 लाख रुपये में ठीक करवा लेते। कुछ नहीं कर सकते, यही सुपरकारों की कीमत है। शाश्वत परिवार ये सब सुनकर पत्थर की तरह खड़ा था। अगर वे अपनी किडनी भी बेचते तो भी वे इतनी रकम नहीं जुटा सकते थे। अभय, पहले शांत हो जाओ। मेरे भाई ने आवेश में आकर ऐसा किया। जिया ने कहा, हमने अभी सोचा और तय किया है कि हम इतनी सारी चीजें नहीं मांगेंगे। मैं सोचती हूँ कि तुम एक अच्छे इंसान हो। मुझे भौतिक चीजों की परवाह नहीं है। हालांकि तुम निकाल दिए गए, मैं तुम्हारे साथ लड़ने के लिए तैयार हूँ। तुम ज्यादा सोच रही हो, अभय ने कार में वापस बैठते हुए कहा। जाओ और पैसे लाओ। अगर तुम एक हफ्ते में 2 करोड़ नहीं ला सकी तो तुम्हें अदालत के समन का इंतजार करना होगा। अभय ने बोलते हुए कार चला दी। शाश्वत परिवार ने अभय की टेललाइट्स को देखा और रोना चाहा। वे मरना चाहते थे। उन्होंने बिना किसी कारण से एक ऐसे अमीर आदमी को खो दिया था। क्या पाप था। चाय की दुकान से बाहर निकलने के बाद अभय ने समय देखा और पाया कि अभी केवल 10 बजे हैं। इसलिए उसने वांगजियांग डॉक जाने का फैसला किया। उसे पहले सिस्टम से इनाम लेना था। जहां तक कार की बात है, वह इसे सुनियो शेख को जब समय मिले तब भेज सकता था। रेसिंग फील्ड में एक पेशेवर पेंटिंग टीम होनी चाहिए, इसलिए ये कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बस बस बस, अभय का फोन बजा। यह मिस शांति का एक व्हाट्सएप संदेश था। बेटा, जब तुम फ्री हो मुझे कॉल करना। अभय ने फोन से वापस कॉल किया। मिस शांति, क्या आप मुझसे बात करना चाहती थीं? ब्लाइंड डेट का क्या हुआ? कोई प्रगति? ये ठीक नहीं रहा, अभय ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन तुम्हारी दोस्त का चरित्र अच्छा नहीं है। जल्दी से उसका व्हाट्सएप और संपर्क विवरण ब्लॉक कर दो, नहीं तो जब वह बिजली से प्रभावित होगी तो वह तुम्हें भी शामिल कर लेगी। अभय बहुत सी चीजों को सहन कर सकता था क्योंकि वह मिस शांति की इज्जत नहीं गिराना चाहता था। हालांकि उन लोगों ने अनाथालय पर नजर डाली। अभय इसे सहन नहीं कर सकता था। क्या हुआ? शांत हो जाओ। तुम इतनी गुस्से में क्यों हो? कुछ नहीं, मुझे बस लगता है कि उसका चरित्र अच्छा नहीं है। बस वही करो जो मैं कहता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगी। जब मैं अच्छे लड़कियों से मिलूंगी तो ध्यान रखूंगी। तुम्हें मेरी शादी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मैं इसे खुद संभाल सकता हूँ। अभय ने मुस्कुराते हुए कहा। तो जल्दी करो, तुम उन पहले बच्चों में से एक हो जिन्हें मैंने बाहर भेजा। बाहर जाओ और अपना नाम बनाओ। हाँ सर। ठीक है, मुझे खाना बनाने में मदद करनी है। तुम भी जाओ। हाँ, मैं कुछ दिनों में तुमसे मिलने वापस आऊँगा। जब तुम वापस आओ तो पहले से मुझे बताना, मैं तुम्हारे लिए अच्छा खाना बनाऊंगी। ठीक है। अभय ने फोन रखने के बाद बहुत अच्छा महसूस किया। जीवन में सबसे बड़ी खुशी यह है कि कोई ऐसा हो जो उसकी परवाह करे, चाहे वह कहीं भी जाए। अभय फिर वांगजियांग डॉक की ओर चला गया। डॉक पर कई यॉट्स खड़ी थीं। किनारे पर कई पर्यटक थे जो नावें किराए पर ले रहे थे और कुछ लड़कियां बिकिनी में थीं। लहरें, सफेद लहरें और बिकिनी ने वांगजियांग डॉक का एक और दृश्य बना दिया। डॉक के पार्किंग लॉट में कई कारें खड़ी थीं और वहां लग्जरी कारों की कमी नहीं थी। वहां 3 लैम्बोर्गिनीज भी थीं। इस पर विचार करते हुए ये समझ में आता था, एक साधारण बॉस के पास यहाँ यॉट किराए पर लेने और खेलने की क्षमता नहीं होती। ये सब अमीर लोगों के खेल थे। क्योंकि यह एक सप्ताहांत था, वहां सामान्य से 2 गुने लोग थे। अभय को कुछ मिनटों तक इंतजार करना पड़ा जब तक कि उसे एक पार्किंग स्पेस नहीं मिला। फिर भी अभय कार से बाहर निकलने के बाद विवेक दास से मिलने के लिए जल्दी नहीं था। ये जगह अब उसकी संपत्ति थी, इसलिए उसने पहले सुविधाओं को देखने का फैसला किया। हैंडसम, क्या तुम मुझे अपने व्हाट्सएप पर जोड़ सकते हो? हम बाद में एक बारबेक्यू पार्टी करने जा रहे हैं, क्या तुम आना चाहोगे? जब अभय टहल रहा था तो उसने एक लड़की को बिकिनी में उसके सामने खड़े देखा। वह एक सफेद चिफन ड्रेस पहने हुए थी जिससे बिकिनी हल्की सी दिखाई दे रही थी। नहीं, उसकी खूबसूरती अधिकतम 60 अंक थी और अभय ने उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। तुम किस बात का दिखावा कर रही हो? मैं तो तुम्हें जोड़ना भी नहीं चाहती, बिकिनी वाली लड़की ने तिरस्कार से कहा और मुड़कर चली गई। अभय चुप रह गया। तुम्हें व्हाट्सएप पर नहीं जोड़ना दिखावा माना गया। अभय ने सिर हिलाया और डॉक के चारों ओर घूमता रहा। उसे जल्द ही कुछ समस्याएं मिलीं। उसे ये बातें डॉक प्रबंधन को बतानी थी जब वह बाद में उनसे मिले। मैनेजर हरप्रीत, जब हम अभी समुद्र में गए थे तो हमारी नाव की सीट टूट गई। जिसने ये कहा वह एक लंबी लड़की थी।
उसने एक कोट और उसके नीचे एक काली स्विमसूट पहना हुआ था। वह एक नाजुक और मीठी आवाज में बोली, जिससे सुनने में अच्छा लग रहा था। उसके सामने एक थोड़ा मोटा आदमी खड़ा था, जो सूट पहने हुए था। वह डॉक के प्रबंधन का प्रबंधक लग रहा था। उस आदमी का नाम हरप्रीत कौर था। वह वांगजियांग डॉक के संचालन विभाग का प्रबंधक था। अगर मैं सही याद कर रहा हूं, तो तुमने यॉट नंबर 6 किराए पर लिया था, है ना? हरप्रीत कौर ने कहा। हाँ हाँ, उस समय तुमने ही हमारे लिए किराए की प्रक्रियाएं पूरी की थीं। अरे, ये तो आसान नहीं है। हरप्रीत कौर ने कठिनाई से कहा, यॉट नंबर 6 की सीटें असली चमड़े की हैं और ये नई खरीदी गई थीं। अब जब ये टूट गई हैं, तो मुझे इसे रिपोर्ट करना मुश्किल होगा। मैनेजर हरप्रीत, कृपया मेरी मदद करें। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। लंबी लड़की ने हरप्रीत कौर का हाथ पकड़कर चिढ़ाते हुए कहा। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं तुम्हें साथ नहीं आने के लिए कहूँगा, तो चलो इस मामले को भूल जाते हैं। हरप्रीत कौर ने लड़की की पीठ पर थपकी देते हुए कहा और मुस्कुराया, लेकिन अगली बार सावधान रहना। धन्यवाद भाई हरप्रीत, चलो हम एक दूसरे को व्हाट्सएप पर जोड़ लेते हैं और भविष्य में संपर्क में रहेंगे। बिल्कुल। हरप्रीत कौर ने लड़की की पीठ पर फिर से थपकी दी। अगर भविष्य में वांगजियांग डॉक क्षेत्र में तुम्हें कोई समस्या हो, तो मुझसे आकर मिलना। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। समझ गई भाई हरप्रीत। उन्होंने डॉक में कुछ तोड़ा, लेकिन तुम बस उन्हें जाने दे रहे हो? अभय ने पूछा। दोनों लोग जो जाने वाले थे, अभय को देखकर उनके चेहरे पर खराब भाव आ गए। तुम्हें इससे क्या? लंबी लड़की ने तिरस्कार से कहा, क्योंकि उसने अपने तौलिए में खुद को लपेट लिया। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूं। हरप्रीत कौर ही इस मामले का जिम्मेदार था। भाई, मैं वांगजियांग डॉक का संचालन प्रबंधक हूं। क्या वे भुगतान करें या नहीं, इससे तुम्हें क्या? तो तुम अपनी जिम्मेदारियों को जानते हो। अभय ने कहा। अगर वह भुगतान नहीं करती, तो तुम्हें खुद भुगतान करना चाहिए। क्या बात कर रहे हो, ये तो बहुत मजेदार है। हरप्रीत कौर ने गुस्से में कहा। ये हमारी आंतरिक बात है, इससे तुम्हें क्या? क्या तुम अपनी ही बातों में बहुत ज्यादा दखल दे रहे हो? तभी एक और महिला वहां आई। वह वही थी जिसने अभय से व्हाट्सएप मांगा था। जिया, क्या हुआ? मैंने एक पागल से मुलाकात की। मैंने पहले ही भाई हरप्रीत से बात की, लेकिन वह कूदकर आया और मुझसे कहा कि मुझे भुगतान करना चाहिए। क्या तुम सोचती हो कि वह पागल है? बिकिनी वाली लड़की का चेहरा तुरंत घृणा में बदल गया। क्योंकि वे अभी समुद्र में गए थे, वह भी इसके लिए जिम्मेदार थी। क्या तुम पागल हो? क्या तुम सोचते हो कि तुम दूसरों के कामों में दखल दे सकते हो सिर्फ इसलिए कि तुम हैंडसम हो? अभय ने कंधे उचका दिए और हरप्रीत कौर की ओर देखा। मैं बहस करने के लिए बहुत आलसी हूं, लेकिन अगर तुम इसे ठीक से संभाल नहीं सकते, तो तुम्हें परिणामों के बारे में सोचना होगा। क्या बात कर रहे हो? मैं उन्हें भुगतान नहीं करने दूंगी। तुम कौन हो? तुम खुद को क्या समझते हो? तो बस देखो और देखो। अभय ने और कोई शब्द बर्बाद नहीं किया और वांगजियांग डॉक के कार्यालय भवन की ओर बढ़ गया। जब अभय कार्यालय भवन में पहुंचा, तो उसने पाया कि यह साफ और व्यवस्थित था। यहां तक कि उसके पैरों के नीचे की टाइलें भी एक दर्पण की तरह चमक रही थीं। सर, क्या आपके पास यहाँ कोई काम है? मैं अभय हूँ। मैं आपके प्रबंधक विवेक दास से मिलना चाहता हूँ। अभय। महिला रिसेप्शनिस्ट स्पष्ट रूप से चौंकी। क्या आप वह बॉस अभय हैं जिसने अभी हमारे वांगजियांग डॉग को खरीदा है? हाँ, अभय ने मुस्कुराते हुए कहा। नमस्ते बॉस अभय। महिला रिसेप्शनिस्ट ने अभय को गहरी झुककर नमस्कार किया और उसे थोड़ा चक्कर सा आ गया। उसे लगा कि नया बॉस एक मोटा मध्यवर्गीय आदमी होगा और उसे डर था कि वह उसके प्रति आकर्षित होगा, इसलिए उसने आज पैंट पहन रखी थी। अगर उसे पता होता कि वह इतना हैंडसम है, तो वह काली स्टॉकिंग और छोटी स्कर्ट पहनती। चलो, मुझे विवेक दास के पास ले चलो। ठीक है, अध्यक्ष अभय, कृपया मेरे पीछे चलें। प्रबंधक विवेक आपके लिए सम्मेलन कक्ष में इंतजार कर रहे हैं। महिला रिसेप्शनिस्ट के मार्गदर्शन में वे दोनों तीसरी मंजिल पर गए। कुछ ही मिनटों में वे सम्मेलन कक्ष में पहुंचे। जब विवेक दास ने अभय को आते देखा, तो वह तुरंत उसके पास गया। नमस्ते अध्यक्ष अभय, हम आपका लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। सिस्टम ने वांगजियांग डॉग खरीदने के समय अभय की एक तस्वीर विवेक दास को भेजी थी, इसलिए उसने उसे तुरंत पहचान लिया। मुझे कुछ समय लग गया। कोई बात नहीं, विवेक दास ने कहा। हम बस जल्दी में थे। अभय ने सिर हिलाया। तो चलो, छोटी बातें छोड़कर सीधे काम की बात करते हैं। ठीक है, अध्यक्ष अभय, कृपया इस तरफ। विवेक दास ने अभय को मुख्य सीट पर बैठने के लिए कहा। अभय की नज़र एक एक करके सभी कार्यकारी अधिकारियों पर पड़ी और उसने हल्के से कहा, मुझे नहीं लगता कि सभी यहाँ हैं। अभय को नहीं पता था कि कितने प्रबंधक थे, लेकिन उसने अभी तक उस व्यक्ति को नहीं देखा था जिसने उसके साथ बहस की थी। बॉस अभय, कृपया 1 मिनट रुकें।
हम केवल संचालन प्रबंधक के लिए इंतजार कर रहे हैं। यहाँ आज बहुत से लोग हैं और वह काम में व्यस्त है, इसलिए वह थोड़ा देर से आएगा। अभय ने कुर्सी की पीठ के खिलाफ झुकते हुए और एक हाथ से सिर पकड़े हुए कहा। कोई जल्दी नहीं है, जब सभी यहाँ होंगे तब हम बैठक करेंगे। मैं किसी को फिर से जल्दी करने के लिए कहता हूँ। इसके बाद विवेक दास ने अपनी बगल में खड़ी महिला सचिव की ओर देखा। छोटी लियू, जाओ और उसे फिर से जल्दी करने के लिए कहो। प्रबंधक हरप्रीत को जल्दी आना चाहिए। समझ गई। जब अभय ने देखा कि उसका चेहरा बहुत अच्छा नहीं है तो बैठक कक्ष में सभी लोग चुप हो गए। ये एक नए नियुक्त अधिकारी का उदाहरण था जो पहले से ही सख्त था। कुछ ही मिनटों में उन्होंने बाहर से कदमों और हल्की बातचीत की आवाज सुनी। प्रबंधक हरप्रीत, तुम इतनी देर क्यों हो? निदेशक अभय पहले से ही यहाँ हैं। तुम ही एकमात्र बचे हो, महिला सचिव ने कहा। इसका जिक्र मत करो। मैंने रास्ते में एक पागल से मुलाकात की और बहुत समय बर्बाद किया। अन्यथा मैं पहले ही आ जाता। जल्दी चलो। ठीक है। सम्मेलन कक्ष का दरवाजा खोला गया और हरप्रीत कौर और महिला सचिव एक के बाद एक अंदर आए। प्रबंधक हरप्रीत, तुम तो बहुत दिखावा कर रहे हो। हरप्रीत कौर ने ऊपर देखा और तुरंत उसके पैर कमजोर हो गए। तुम निदेशक अभय हो? क्यों, अब तुम मुझे पहचानते हो? हरप्रीत कौर का चेहरा पीला पड़ गया, जैसे उसकी हड्डियां ही गायब हो गई हों। अगर वह दीवार को पकड़कर न खड़ा होता तो वह ठीक से खड़ा नहीं हो पाता। निदेशक अभय, मैं जो कुछ भी किया उसके लिए मैं एक दंड देने के लिए तैयार हूँ। कृपया मुझे एक और मौका दें। मैंने तुम्हें एक मौका दिया लेकिन तुमने उसे नहीं समझा। तुम किसी और को दोष नहीं दे सकते। अपना कार्य परमिट छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। निदेशक अभय, कृपया, अगर मैं अपनी नौकरी खो दूंगा। मैं किसी और स्पष्टीकरण को सुनना नहीं चाहता, अभय ने धीमी आवाज में कहा। प्रबंधक विवेक, सुरक्षा को कहो कि उसे बाहर निकाल दें। समझ गया, बॉस अभय। बैठक कक्ष में उपस्थित किसी भी कार्यकारी को यह समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। हालांकि बॉस अभय ने जैसे ही अपने पद पर काबिज हुए हरप्रीत कौर को तुरंत निकाल दिया और उसने उसे कोई छूट नहीं दी। यह अच्छा संकेत नहीं था। हरप्रीत कौर को बाहर निकाल दिया गया और बैठक कक्ष में सन्नाटा छा गया। सभी कार्यकारी अधिकारी अभय के अगले निर्देश का नर्वसली इंतजार कर रहे थे। मैंने अभी डॉक के चारों ओर देखा और पाया कि कुछ उपकरण पुराने हैं। मैं जल्द ही डॉक में सुधार करने जा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि तुम जल्द से जल्द एक योजना तैयार करो। अभय, चीन में सभी डॉक में हमारा वांगजियांग डॉक दूसरे स्थान पर है। सभी उपकरण काफी अच्छे हैं। अभी इसे अपग्रेड करने की कोई जरूरत नहीं है। विवेक दास बहुत ईमानदार थे। उनका मतलब था कि उनके पास पर्याप्त उपकरण हैं और अभी पैसे खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं कि तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन तुमने अभी कहा कि हमारा वांगजियांग डॉक चीन में दूसरे स्थान पर है। अभय ने रुककर कहा, क्या तुम दूसरों के सामने झुकने के लिए तैयार हो? सभी कार्यकारी अधिकारी उत्साहित हो गए। विवेक दास ने उत्तर दिया, अध्यक्ष अभय, क्या आप वांगजियांग डॉक को चीन का सबसे बड़ा डॉक बनाने जा रहे हैं? अभय ने सिर हिलाया, नहीं। तो तुम क्या कहना चाहते हो? कार्यकारी अधिकारी सभी भ्रमित थे। अध्यक्ष अभय का क्या मतलब था? वे उसकी मंशा को समझ नहीं पा रहे थे। मैं वांगजियांग डॉक को दुनिया का सबसे बड़ा यॉट डॉक बनाना चाहता हूं और यह एक अनोखे स्तर का होना चाहिए ताकि दूसरों को पकड़ने का मौका ही न